हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री बाई एस.एन. यादव में इतिहास विषय के 10वें प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के साथ बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने 10वें प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो भी प्रश्न इस श्रृंखला में शामिल किया है वह मूल रूप से गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जो भी प्रश्न हैं आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों, इसी के साथ ही हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि कौन सा अभिलेख यह उल्लेख करता है कि कुमारगुप्त ने उपले की आग में अपना जीवन प्रयाग में समाप्त कर दिया था। ये है असीरगढ़ लेख, 2 है अफसरगढ़ अभिलेख, सी है हरहा अभिलेख और डी है मंदसौर अभिलेख। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है अफसर अभिलेख। साथियों, अफसर अभिलेख की अगर बात किया जाए तो यह बिहार के गया जिले में स्थित है। यानी बिहार के गया जिले से ही इसको प्राप्त किया गया था। और अफसर अभिलेख जो है वह आदित्य सेन का है। अफसर अभिलेख में ही यह उल्लेख किया गया है कि कुमारगुप्त ने उपले की आग में अपना जीवन प्रयाग में समाप्त कर दिया था। दूसरा प्रश्न है, मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहालेख से प्राप्त हुआ है? ए है उज्जैन, बी है खजुराहो, सी है कोणार्क और डी है रामगढ़। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रामगढ़। यानी रामगढ़ का गुहालेख जो है इसमें मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर पर्दे में नहीं ढकती थी? यानी अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां जो थी अपने चेहरे पर पर्दे नहीं ढकती थी? ए है पाल, बी है प्रतिहार, सी है राष्ट्रकूट और डी है चोल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट। यानी राष्ट्रकूट राजवंश की जो महिलाएं थीं वो अपने चेहरे पर पर्दे नहीं ढकती थीं। ये किसने कहा है? अरब लेखकों ने। अगला प्रश्न है, किस यात्री को डाकुओं ने दुर्ग की बलि देने हेतु पकड़ लिया था? ए है फायान, बी है इत्सिंग, सी है वेनसांग और डी है मातवालेन। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है वेनसांग। वेनसांग की अगर साथियों बात की जाए तो वह चीन के होनन प्रांत का निवासी था और इसने 13 से 14 वर्ष की आयु में यात्रा के लिए निकल गया था।
इसकी पुस्तक जो थी उसका नाम सी यू की था। सी यू और की था। वे इंसान की उपाधि की बात की जाए साथियों, तो इसकी उपाधि जो थी वह तीर्थयात्रियों का राजकुमार, दूसरा वर्तमान शाक्य मुनि, तीसरा नीति का पंडित, यानी यह इसका उपाधि था। और इसको डाकुओं ने दुर्गा की बलि हेतु पकड़ लिया था। अगला प्रश्न है, कुल के 18 शासकों में कम से कम 1/3 महिलाएं थी, यह कथन किस पर लागू होता है? ए है भौमकर, बी है चालुक्य, सी है काकतीय और डी है राष्ट्रकूट। तो साथियों इसका राइट आंसर है भौमकर, यानी भौमकर कुल के 18 शासकों में कम से कम 1/3 शासक जो थी वो महिलाएं थीं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था? पुरुषोत्तम, कपिलेंद्र, प्रतापरुद्र, विद्याधर। तो साथियों इसका राइट आंसर है कपिलेंद्र, यानी उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक जो था वह कपिलेंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? ए है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, बी है ग्वालियर का सास बहू मंदिर, सी है मामल्लपुरम का तटीय मंदिर और डी है सतलोगी का त्रयी पुरुष मंदिर। तो साथियों इसका राइट आंसर है सतलोगी का त्रयी पुरुष मंदिर, यानी सतलोगी का जो त्रयी पुरुष का मंदिर था वह एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, किनके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? चालुक्य, चोल, कलचुरी, प्रतिहार। तो साथियों इसका राइट आंसर है चालुक्य, यानी चालुक्य के अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया? बाणभट्ट, अश्वघोष, मनु, नारद। तो साथियों इसका राइट आंसर है अश्वघोष, यानी अश्वघोष ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासन के अर्थ में किया था। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ए है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बी है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, सी है सूर्य मंदिर मोढेरा और डी है तेली का मंदिर ग्वालियर। तो साथियों इसका राइट आंसर है ग्वालियर का तेली का मंदिर, यानी ग्वालियर का जो तेली का मंदिर है उसका शिखर द्रविड़ शैली का है। 11 नंबर का प्रश्न है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषताएं थी। कारण है, इस काल में भूस्वामी, मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है ए आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है, बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, सी है ए सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है।
तो साथियों, अगर कथन की बात की जाए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषताएं थी, ये तो सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, ये भी सही है। तो साथियों, अगर इसको देखा जाए तो इसमें दोनों कथन और कारण में कृषक की बात कर रहा है, तो व्याख्या भी यानी स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। तो यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग भरत से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। ह्वेनसांग को महायान देव एवं मोक्ष देव भी कहा जाता है। उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? तो साथियों, एक नंबर की अगर बात की जाए तो चीनी तीर्थयात्री फायान कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। साथियों, यह गलत है। यानी फायान कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग नहीं लिया था। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध का प्रतिरोधी पाया। साथियों, ये भी स्टेटमेंट गलत है। इसमें चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला, ये तो मिला तो जरूर था, लेकिन उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, यानी आधा इसका गलत है, तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ह्वेनसांग को महायान देव एवं मोक्ष देव भी कहा जाता है। साथियों, यह स्टेटमेंट सही है, यानी केवल 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? परमार, चेद, राष्ट्रकूट, चंदेल शासक, विद्याधर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है चंदेल शासक विद्याधर। साथियों, अगर इसकी बात की जाए तो इसका शासनकाल जो था 1019 से लेकर 29 ईस्वी तक था, और इसी ने ही खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों, अगर एलिफेंटा की बात की जाए तो एलिफेंटा जो है वह बौद्ध और शैव के प्राचीनतम स्मारक हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 और 3। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय दिया जाता है चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूटों को, यानी एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता, भांजा, एलिफेंटा, एलोरा। तो साथियों, इसका राइट आंसर है एलिफेंटा, यानी एलिफेंटा जो गुफा थी वह त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। नीचे के कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो साथियों, एलोरा के गुहा मंदिर की बात की जाए तो यह हिंदू धर्म से भी संबंधित थे, बौद्ध धर्म से भी संबंधित थे और जैन धर्म से भी संबंधित थे, यानी 1 और 2 और 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने।
तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूटों ने, यानी एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ए है बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, सी है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, बी है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सी है कैलाश मंदिर एलोरा, और डी है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कैलाश मंदिर एलोरा, यानी कैलाश मंदिर एलोरा का जो है उसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है गुप्त मंदिर और दूसरी तरफ है स्थान। तो साथियों ये है ईंट निर्मित मंदिर। साथियों अगर ईंट निर्मित मंदिर की बात की जाए तो किस स्थान में है? वह है भीतर गांव में, यानी 3 नंबर। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो है वो है देवगढ़ में, यानी 2 नंबर। शिव मंदिर की बात की जाए तो शिव मंदिर जो है वो है भूमरा में, यानी 4 नंबर। और विष्णु मंदिर की बात की जाए तो वो एरड़ में है, यानी 1 नंबर। तो हमारा क्रम हो जाएगा 2 3 4 1 या 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 के क्रम में हमारा बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। 2 है बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं। 3 है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। तो देखते हैं साथियों, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ये तो गलत है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। साथियों ये भी गलत है, यानी ये भी गलत है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी, ये सही है। एलोरा की गुफाएं जो थी हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों के लिए बनवाई गई थी। तो यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। 1 है अजंता की गुफाएं, 2 है लेपाक्षी मंदिर, 3 है सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो साथियों अजंता की गुफाएं यह भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, यानी भित्ति चित्रकला का ये प्राचीनतम नमूना है। लेपाक्षी मंदिर की बात की जाए तो इसमें भी भित्ति चित्रकला पाया जाता है, यानी सांची स्तूप की बात की जाए तो इसमें नहीं पाया जाता, यानी 1 और 2। तो हमारा राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है सूची 1 सूची 2। साथियों हम्पी की अगर बात की जाए तो हम्पी जो है वो कहाँ है? हम्पी जो है वो है कर्नाटक में, यानी 2 नंबर। नागार्जुनकोंडा की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में है, यानी 3 नंबर। शिशुपाल
गढ़ का बात की जाए तो यह उड़ीसा में है, यानी 4 नंबर। और अरिकामेडु की बात की जाए तो यह पांडुचेरी में है, आधुनिक पुडुचेरी में, यानी 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 के क्रम में हमारा राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय। तो साथियों इसका राइट आंसर है नरसिंहदेव वर्मन, यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो था वह नरसिंहदेव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। 25 नंबर का प्रश्न है, उड़ीसा के निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? ब्रह्मवेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर। तो साथियों इसका राइट आंसर है लिंगराज मंदिर, यानी उड़ीसा के मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और ऊंचा मंदिर जो है वो है लिंगराज का मंदिर। लिंगराज मंदिर की अगर साथियों बात की जाए तो यह सोमवंशी शासक के द्वारा बनवाया गया था। शासक के द्वारा बनवाया गया था। और लिंगराज मंदिर साथियों पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा उदाहरण है। नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? ए है कंबोडिया, बी है जावा, सी है सुमात्रा और डी है बोर्नियो। तो साथियों इसका राइट आंसर है जावा, यानी बोरोबुदुर स्तूप जो है जावा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित, रत्नावली। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चयन कीजिए। तो साथियों हर्ष के रचनाओं की अगर बात की जाए तो उसने प्रियदर्शिका, यानी प्रियदर्शिका जो थी वह हर्ष की रचना थी। नागानंद की बात की जाए तो यह भी हर्ष की रचना थी। रत्नावली की बात की जाए तो यह भी हर्ष की रचना थी। हर्षचरित की बात की जाए तो यह हर्ष की रचना न होकर किसकी थी? बाणभट्ट की थी। बाणभट्ट की रचना थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी बी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ये है कुमारगुप्त प्रथम, बी है हर्ष, सी है धर्मपाल और डी है विजयसेन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह है धर्मपाल। साथियों अगर धर्मपाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल जो था 770 से लेकर 810 ईस्वी तक था। और इसकी उपाधि की बात की जाए तो इसकी उपाधि जो थी वह थी परमेश्वर
समकर, परम सौगात, और विक्रमाशील। इसने सोमपुर महाविहार यानी बारेंद्र के सोमपुर महाविहार कहाँ बनवाया था? बारेंद्र के सोमपुर में, सोमपुर विहार एवं विक्रमशिला। का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। तो साथियों अभी इसका राइट आंसर है, इसका ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी देवपाल और सी रामपाल और डी गोपाल। तो साथियों अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बात किया है कि विक्रमशिला और सोमपुर विहार कौन बनवाया था? धर्मपाल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ए है अमोघवर्ष प्रथम, बी है दंतीदुर्ग, सी है ध्रुव और डी है कृष्ण प्रथम। तो साथियों इसका राइट आंसर है दंतीदुर्ग, यानी राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव जो है दंतीदुर्ग के द्वारा रखी गई थी। साथियों दंतीदुर्ग की अगर बात की जाए तो साथियों इसकी उपाधि जो थी वो हमारा महाराजा धीराज परमेश्वर, पृथ्वी वल्लभ, एवं खड्गावलोक, यानी इसकी उपाधि खड्गावलोक थी। इसी ने ही राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ दान एवं तुला पुरुष दान यज्ञ संपन्न किया था? ए है मयूर शर्मन, बी है अमोघवर्ष, सी है दंतीदुर्ग और डी है हर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है दंतीदुर्ग, यानी हिरण्यगर्भ दान और तुला पुरुष दान यज्ञ दंतीदुर्ग द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? उज्जैन पर अधिकार जब इसने किया था उसके बाद हिरण्यगर्भ दान एवं तुला पुरुष दान यज्ञ का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? ए है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, बी है भोज परमार, सी है धर्मपाल और डी है नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, यानी इसका जन्म जो है
वो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में हुई थी। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट की अगर बात की जाए साथियों, तो इसका शासनकाल जो था 814 से लेकर 878 ईस्वी तक था। इसका मूल नाम जो था, मूल नाम वह सर्ववा था, सर्ववा था। और इसका जन्म जो हुआ था वह नर्मदा के तट पर श्री भवन के रणशिविर में हुआ था। श्री भवन के रणशिविर में हुआ था। साथियों, संजन ताम्रपत्र लेख के अनुसार अमोघवर्ष के बारे में कहा जाता है कि एक बार इसके राज्य में महामारी फैली हुई थी, तो इसने लक्ष्मी को अपनी उंगली काटकर दान कर दिया था। लक्ष्मी को उंगली काटकर चढ़ा दिया था। किसको? लक्ष्मी को। जब इसके राज्य में महामारी फैली थी तो इसने अपनी उंगली को काटकर लक्ष्मी देवी को चढ़ा दिया था। ये कहाँ वर्णित है? संजन ताम्रपत्र में। अगला प्रश्न है, महानतम प्रतिहार राजा था। ए है धर्मपाल, बी है हर्ष, सी है मिहिर भोज और डी है महीपाल। तो साथियों इसका राइट आंसर है मिहिर भोज। साथियों इसके शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल जो था 836 से लेकर 883 तक था, 83 ईस्वी तक था। और इसकी उपाधि की बात की जाए तो इसकी उपाधि जो थी वह आदिवराह एवं प्रभास की थी। और इसी को ही प्रतिहार वंश का महानतम शासक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे चोल, पाल, गुर्जर, राष्ट्रकूट। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए जो थे वह थे पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। इसमें चोल नहीं थे, चोल नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। यानी कन्नौज पे जो आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे उनमें थे पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? धंग, हर्ष, वाक्यपति, यशोवर्मन। तो साथियों इसका राइट आंसर है यशोवर्मन।
साथियों अगर यशोवर्मन की बात की जाए तो इसे खजुराहो के लेख में मालवा के लिए काल के समान माना गया है। और इसने खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, विवाह के किस प्रकार में कन्या शुल्क की शर्त पूरी करनी होती थी? ए है आसुर, बी है ब्रह्म, सी है देव और डी है गांधर्व। तो साथियों इसका राइट आंसर है आसुर विवाह, यानी आसुरी विवाह में कन्या शुल्क की शर्त को पूरी करनी होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्त्री धन के लिए प्रथम उत्तराधिकारी माना जाता था? पति, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू। तो साथियों इसका राइट आंसर है पुत्री। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान प्रथम है? पुत्री, भाई, पत्नी, पिता। तो साथियों इसका राइट आंसर है पत्नी, यानी याज्ञवल्क्य की पद्धति में पुत्रहीन मृतक के उत्तराधिकारी के क्रम में पत्नी का स्थान प्रथम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार के विवाह का निदर्शन है? ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह, क्षत्रिय लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह, ब्राह्मण लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह, वैश्य लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह। साथियों अगर अनुलोम विवाह की बात की जाए तो अनुलोम विवाह जो होता था उसमें उच्च कुल के लड़के एवं निम्न कुल की लड़की का जब विवाह होता था तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। अब प्रतिलोम विवाह में उच्च कुल की लड़की और निम्न कुल का लड़का होता था, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को किसने रोका? महेंद्र वर्मन, दंती दुर्ग, राजेंद्र प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो साथियों इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? हर्षगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है माधव गुप्त, यानी उत्तर गुप्त वंश में माधव गुप्त जो था हर्ष का समकालीन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में अपने अभियांत्रिक क्रियाकलापों से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था? वज्रादित्य, दामोदर गुप्त, सूर्य, सूर्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है सूर्य।
इसको खोय भी बोला जाता था। सूर्य क्या था? एक इंजीनियर था, यानी अभियांत्रिक था। यह कश्मीर में जो है अपने अभियांत्रिक क्रियाकलाप से वितस्ता के मार्ग को नियंत्रित कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? वाक्यपतिराज, दुर्लभराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज। तो साथ में इसका राइट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। साथियों, विग्रहराज की बात की जाए तो इसकी कविता जो थी यानी रचना जो थी वह हरिकेली थी। हरिकेली, इसकी रचना का नाम हरिकेली था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात की थी? भास्कर बर्मन, शशांक, राज्यवर्धन, हर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है राज्यवर्धन, यानी राज्यवर्धन की जो थी उपाधि वह परम सौगात की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे? ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे? पाल, सेन, प्रतिहार, चहमान। तो साथियों इसका राइट आंसर है सेन वंश, यानी सेन वंश के लोग जो थे, शासक थे, वो अपने को ब्रह्मा क्षत्रिय कहते थे। अगला प्रश्न है, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था थे? प्रतिहार एवं परमार, पाल एवं चंदेल, प्रतिहार एवं पाल, चालुक्य एवं चहमान। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रतिहार एवं पाल, यानी प्रतिहार एवं पाल जो थे उन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। अगला प्रश्न है, निरालंबा सरस्वती, सरस्वती अब निराश्रय हो गई है, एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया? चहमान विसल देव, चंदेल कीर्तिवर्मा, मिहिर भोज, भोज परमार। तो साथियों इसका राइट आंसर है भोज परमार, यानी भोज परमार की मृत्यु पर कहा गया था निरालंबा सरस्वती, अर्थात सरस्वती अब निराश्रय हो गई है। क्यों कहा गया था? क्योंकि साथियों भोज परमार जो था वह कवियों का आश्रयदाता था, यानी कवियों को संरक्षण देता था, आश्रय देता था, इसलिए एक कवि द्वारा उसकी मृत्यु पर कहा गया था कि सरस्वती अब निराश्रय हो गई है। अगला प्रश्न है, पाल युगीन प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला महाविहार था अंतिचक में, अफसर में, बसाड़ में, चंडी मऊ में। तो साथियों इसका राइट आंसर है अंतिचक में, यानी पालयुगीन प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला महाविहार जो था वह अंतिचक में थी। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई के पृथ्वी रासों में वर्णित वे कौन चार राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है? प्रतिहार, चहमान, गढ़वाल, कलचुरी। बी है परमार, चंदेल, चहमान, चालुक्य। सी है चहमान, कलचुरी, चंदेल, प्रतिहार। डी है प्रतिहार, चहमान, चालुक्य, परमार। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रतिहार, चहमान, चालुक्य, परमार, यानी चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासों में जो चार राजपूत वंश हैं जिनकी उत्पत्ति आबू पर्वत के अग्निकुंड से बताई गई है वो थे प्रतिहार, चहमान, चालुक्य और परमार। अगला प्रश्न है, हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? परम भागवत, परम माहेश्वर, परम सौगात, परम आदित्य भक्त। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है परम माहेश्वर।
और इसकी जो उपाधि थी वह थी मगधराज। मगधराज की भी इसकी मगधराज भी इसकी उपाधि थी। साथियों, हर्ष को ह्वेन सांग ने शिलादित्य कहा था। शिलादित्य कहा था। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था चंदेलों ने, प्रतिहार ने, चौहानों ने, परमार ने। तो साथियों, इसका राइट आंसर है प्रतिहारों ने। यानी 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने वाले जो थे वो प्रतिहार थे। सेन शासक अपनी उत्पत्ति ब्रह्मक्षत्र परंपरा से मानते हैं। मत्स्य पुराण में ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है। संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहा है। ऐहोल अभिलेख में कालिदास एवं भारवी का उल्लेख मिलता है। असत्य कथन बताना है। सेन शासक अपनी उत्पत्ति ब्रह्मक्षत्र परंपरा से मानते हैं। साथियों, ये तो सही है। मत्स्य पुराण में ब्रह्मक्षत्र परंपरा का उल्लेख मिलता है, सही है। संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहा, ये भी सही है। ऐहोल अभिलेख में कालिदास एवं भारवी का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। यानी सभी सही हैं, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कथन है गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का अभाव दिखता था। कारण है सामंतवाद के कारण व्यापार वाणिज्य एवं नगरीकरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। तो साथियों, अगर कथन की बात की जाए तो गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का अभाव दिखता था, ये तो सही है। सामंतवाद के कारण व्यापार वाणिज्य एवं नगरीकरण नकारात्मक रूप से प्रभावित थे। साथियों, ये भी सही है। सामंतवाद के कारण व्यापार वाणिज्य एवं नगरीकरण जो थे नकारात्मक रूप से प्रभावित थे। तो साथियों, दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी कर रहा है, क्योंकि दोनों कथन एवं कारण में जो है वह गुप्तोत्तर काल के बारे में बात कर रहा है और दोनों में व्यापार वाणिज्य या सिक्के की बात हो रही है, इसलिए ए आर दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या आर है। उड़ीसा के किस वंश को पितृभक्त वंश कहा जाता है? माठर वंश, वशिष्ठ वंश, नलवंश वंश, गजपति वंश। तो साथियों, इसका राइट आंसर है माठर वंश। यानी माठर वंश को उड़ीसा में पितृभक्त वंश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। गया के बराबर में, जयपुर के बैरोट में, सांची मंदिर संख्या 17, विदिशा के बेसनगर से। तो साथियों, इसका राइट आंसर है जयपुर के बैरोट से में, यानी जयपुर के बैराट में वृत्ताकार मंदिर मिला है, प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है। अगला प्रश्न है, किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल सम्राट देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 ग्राम दान देने का निवेदन किया? धरणीन्द्र वर्मन, बालपुत्र देव, श्री मार विजय तुंग, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बालपुत्र देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष की दरबारी कवि नहीं था? भवभूति, बाण, मयूर, दिवाकर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है भवभूति। यानी भवभूति जो थे वह हर्ष के दरबारी कवि नहीं थे। बाण, दिवाकर और मयूर इनके दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
में किस ग्रंथ में भारतीय व्यापारी का कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का विवरण मिलता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, समरा इच्छकहा, मिलिंद पढ़ो, दिव्यावदान। तो साथियों इसका राइट आंसर है समरा इच्छकहा, यानी समरा इच्छकहा में भारतीय व्यापारियों का कटाह द्वीप की कठिन समुद्र यात्रा का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, पाल और प्रतिहार शासकों में पतला क्या है? सैन्य टुकड़ी, विषय से नीचे की इकाई, सिंचाई कर, दान में दी हुई भूमि। तो साथियों इसका राइट आंसर है विषय से नीचे की इकाई, यानी पाल और प्रतिहार शासकों में पतला जो था वह विषय से नीचे की इकाई था। अगला प्रश्न है, त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई? राष्ट्रकूटों की, चालुक्यों की, पालों की, प्रतिहारों की। साथियों इसका राइट आंसर है प्रतिहारों की, यानी त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ था चालुक्य, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में, उसमें प्रतिहारों की क्या हुई थी? विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया? कन्नौज, अजमेर, दिल्ली, पाटलिपुत्र। तो साथियों इसका राइट आंसर है कन्नौज, यानी गुप्तों के पतन के उपरांत कन्नौज जो है उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? 62 नंबर का प्रश्न है, किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, उज्जैनी और काशी। तो साथियों इसका राइट आंसर है कान्यकुब्ज, यानी प्राचीन नगर को कान्यकुब्ज को जो है महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाग खुदवाया था? ए है हर्ष, बी है पुलकेशिन द्वितीय, सी है बागपति द्वितीय और डी है भोज। तो साथियों इसका राइट आंसर है बागपति द्वितीय। साथियों बागपति की अगर बात की जाए तो इसकी उपाधि जो थी वह थी उत्पल राज। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष और श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ। साथियों इसने गुजरात में गुजरात के मुंजपुर नगर में मुंज सागर नामक तड़ाग खुदवाया था। मुंज सागर नामक तड़ाग या धारा है जिसको कहा जाता है, धारा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस जैन आचार्य का कथन है कि अमोघ वर्ष स्यादवाद का अनुयायी था? जिनसेन, महावीराचार्य, भट्ट भुवनाचार्य, गुणभद्र। तो साथियों इसका राइट आंसर है महावीराचार्य। अगला प्रश्न है, किस वंश की सीमाएं सपदलाक्ष नाम से जानी जाती थी? परमार, चहमान, चालुक्य, गुहिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है चहमान, यानी चहमान वंश की सीमाएं जो थी सपदलाक्ष नाम से जानी जाती थी। अगला प्रश्न है,
गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलवाए? गंगेय देव ने, गोविंद चंद्र गढ़वाल ने, कीर्तिवर्मन ने, उदयादित्य ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है गंगेय देव ने, यानी गुप्तोत्तर काल में गंगेय देव ने सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, राजपूत वंश के किस राजा ने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था? मिहिर भोज ने, भोज परमार, पृथ्वीराज थर्ड, जयसिंह सिद्धराज। तो साथियों इसका राइट आंसर है जयसिंह सिद्धराज, यानी राजपूत वंश का शासक था जयसिंह सिद्धराज। इसने एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए दान दिया था। अगला प्रश्न है, सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी के आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वह कहाँ की रानी थी? कर्नाटक, कश्मीर, उड़ीसा, सौराष्ट्र। साथियों इसका राइट आंसर है कश्मीर, यानी सुगंधा देवी जो थी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे वह कश्मीर की रानी थी। और यह कश्मीर के उत्पल वंश के शासक अवंतीवर्मन की पत्नी थी सुगंधा। इसी ने ही आसीन लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चोल, चालुक्य, पाल, सेन। तो साथियों इसका राइट आंसर है चालुक्य। अगला प्रश्न है, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था? कुमारपाल, सोमेश्वर, भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज। तो साथियों इसका राइट आंसर है भीम प्रथम, यानी सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण जो हुए थे वह 1025 ईस्वी में हुए थे। उस समय चालुक्य सोलंकी वंश गुजरात का जो शासक था वह भीम प्रथम था। और सोमनाथ मंदिर को जब महमूद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया था तो उसका पुनर्निर्माण जो था वह कुमारपाल के द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण जो था वह कुमारपाल के द्वारा करवाया गया था। 71 नंबर का प्रश्न है, चहमानों ने दिल्ली किससे छीनी थी? गढ़वालों से, गुर्जर प्रतिहारों से, तोमरों से, चंदेलों से। तो साथियों इसका राइट आंसर है तोमरों से। अगला प्रश्न है, किसने सांभर में अजमेर अपनी राजधानी बदली? अजयराज, विग्रहराज विशलदेव, सोमेश्वर, पृथ्वीराज। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह है अजयराज। अगला प्रश्न है, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अवंतीवर्मन, दिद्दा, हर्ष, जयसिंह सिद्धराज। तो साथियों अवंतीवर्मन जो हैं वह उत्पल वंश से थे, तो ये 1 नंबर पे आ जाएंगे। दिद्दा जो थी वह 2 नंबर पे आ जाएंगी। हर्ष जो थे वो 3 नंबर पे आ जाएंगे। और जयसिंह जो थे वो 4 नंबर पे आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4। तो हमारा राइट आंसर जो है 1 2 3 4 के एक क्रम में 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? सूरदास, दंडिल, तुलसीदास, कालिदास। तो साथियों 10 कुमार चरितम के लेखक जो थे वह दंडिल थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? भोज, महेंद्र वर्मन प्रथम, सिंहड़, सोमेश्वर द्वितीय। तो साथियों इसका राइट आंसर है सोमेश्वर द्वितीय, यानी सोमेश्वर द्वितीय ने मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? तारापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ, अवंतीवर्मन, दिद्दा। तो साथियों इसका राइट आंसर है ललितादित्य मुक्तापीठ, यानी कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण जो था वह ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा करवाया गया था। बाणभट्ट ने किसे हुड़ हरिर केसरी कहा था? बाणभट्ट ने किसे हुड़ हरिर केसरी कहा था? हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्रभाकर वर्धन, यानी बाणभट्ट ने हुड़ हरिर केसरी प्रभाकर वर्धन को कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? कालिदास, बाणभट्ट, शूद्रक, भास। तो साथियों इसका राइट आंसर है बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या पाप बताया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नरेश हर्ष से संबंधी नहीं था? बाणभट्ट, भवभूति, मातंग दिवाकर, मयूर। तो साथियों इसका राइट आंसर है भवभूति, यानी हर्ष से संबंधित जो नहीं थे वह भवभूति थे। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक के शासनकाल में एक भीषण अकाल पड़ा था? अमोघवर्ष, दंतीदुर्ग, गोविंद थर्ड, कृष्ण प्रथम। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमोघवर्ष फर्स्ट, यानी अमोघवर्ष फर्स्ट के शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा था। और संजन ताम्रपत्र लेख के अनुसार इन्होंने देवी लक्ष्मी को अपनी उंगली काटकर चढ़ा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में प्रतिहार काल में घोड़े के व्यापार का उल्लेख होता है? 12 अभिलेख, दौलतपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, पेहवा अभिलेख। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है पेहवा अभिलेख, यानी पेहवा अभिलेख में प्रतिहार काल में घोड़े के व्यापार का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के नरेशों का सही कालानुक्रम निम्न में से कौन सा है? नरवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन। बी है राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन। सी है नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन। और डी है नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो साथियों पुष्यभूत वंश के नरेशों का जो कालक्रम है वह है पहले में नरवर्धन, दूसरा नंबर है राज्यवर्धन, तीसरा है आदित्यवर्धन और चौथा है प्रभाकर वर्धन। तो इस प्रकार से हमारा क्रम हो जाएगा नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। अगला प्रश्न है, सज्जन ताम्रपत्र अभिलेख किस राष्ट्रकूट नरेश से संबंधित है?
अमोघ वर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद थर्ड, इंद्र तृतीय। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमोघ वर्ष प्रथम, यानी संजन ताम्रपत्र जो था वो अमोघ वर्ष प्रथम से संबंधित है। इसी में साथियों यह कहा गया है कि अमोघ वर्ष के शासनकाल में उसके राज्य में एक बहुत भीषण अकाल पड़ा था, जिसके एवज में उसने महामारी के उपचार हेतु माता यानी देवी लक्ष्मी को उसने अपनी एक अंगुली काटकर दान कर दिया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, गुजरात में, बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो साथियों इसका राइट आंसर है गुजरात में, यानी वल्लभी विश्वविद्यालय जो है वो गुजरात में स्थित था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? परिगृहता, परिणीता, पुनर्भू, निमेशिका। तो साथियों इसका राइट आंसर है पुनर्भू, यानी जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था, और जो उससे पुत्र प्राप्त होता था उसे पुनर्भव कहा जाता था। पुनर्भव कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने राज्य में जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? भोज परमार, जयसिंह सिद्धराज, कलचुरी कर्ण, कुमारपाल चालुक्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुमारपाल चालुक्य, यानी अपने राज्य में इसने जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है मंदिर और एक तरफ है स्थान। तो साथियों बिमल शाही की अगर बात की जाए तो बिमल शाही जो था वह दिलवाड़ा में स्थित था, यानी 4 नंबर। सौर मंदिर की बात की जाए तो सौर मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में था, यानी 1 नंबर। विरूपाक्ष की बात की जाए तो विरूपाक्ष जो था वह पट्टदकल में था, यानी 2 नंबर। और कोरंगनाथ मंदिर की बात की जाए तो यह था श्रीनिवास नल्लूर में, यानी 3 नंबर। तो इस तरह से हमारा क्रम हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3 के क्रम में हमारा डी ऑप्शन सही है, डी। अगला प्रश्न है 88 नंबर का और इस श्रृंखला का आज का अंतिम प्रश्न है, कान्यकुब्ज के नरेश के रूप में चक्रायुध को अभिषिक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए है धर्मपाल, बी है देवपाल, सी है नागभट्ट द्वितीय और डी है वत्सराज। तो साथियों इसका राइट आंसर है धर्मपाल, यानी कान्यकुब्ज के नरेशों के रूप में चक्रायुध को अभिषिक्त करने का श्रेय जो है धर्मपाल को दिया जाता है। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का जो गुप्तोत्तर काल का प्रैक्टिस सेट का श्रृंखला है वह समाप्त हो रहा है, और उम्मीद करता हूं साथियों कि यह वीडियो जो हमारे द्वारा रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप लोग के समझ जाएगा, वह उसमें जो भी प्रश्न हैं आपको बहुत पसंद आएंगे। तो साथियों अगर यह प्रश्न आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। एक बात और है साथियों कि संसाधनों के अभाव के कारण वीडियो बनाने में जो कुछ थोड़ा बहुत त्रुटियां हो जा रही हैं उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि साथियों उसका एक कारण भी है जो कि मेरे पास संसाधनों का अभाव है। इसीलिए साथियों जो इसमें यानी कट पेस्ट कुछ लिखना होता है वह मेरे द्वारा मेरे हाथ से ही लिखा जाता है। तो साथियों इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो साथियों इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के साथ हम आपसे विदा लेना चाह रहे हैं और कल पुनः
कुछ नए प्रश्नों के साथ और नए टॉपिक के साथ आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।